नमस्कार। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। दिल की समस्या से होने वाले जीवन के खतरे कोविड काल में कुछ ज्यादा ही देखने को मिले हैं। ऐसा भी देखने को मिला है कि स्वस्थ व्यक्ति भी अचानक से ही हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और जागरूक करने की एक पहल है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हृदय रोग की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। इसी को देखते हुए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में ही कर दी गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान को लाखों भारतीयों ने सराहा है और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़ भी चुके हैं। और इसी को देखते हुए हर रविवार दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर देश के जाने माने सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होते हैं और एकजुट होकर हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, डॉक्टर विनोद सोमानी, डॉक्टर नितिन मोदी और डॉक्टर सिद्धांत जैन इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि लगातार जो हृदय रोग की समस्याएं बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा हार्ट अटैक से लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसे में बहुत सारी हेल्दी लाइफस्टाइल है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं। एक चिकित्सक के रूप में आप उनका मार्गदर्शन कैसे करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या जीवन शैली में परिवर्तन हृदय रोग के प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लेवल पर अक्सर तो यही करते हैं कि जब पेशेंट्स हमसे मिलने आते हैं, उनके रिलेटिव्स आते हैं, उनको सभी को यही समझाया जाता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कोई भी अच्छा संदेश या अच्छी बात बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में साइन बोर्ड्स लगाए जाएं, टीवी स्क्रीन पर ये डिस्प्ले किया जाए हेल्दी हैबिट्स के बारे में। तो पेशेंट जो वेटिंग एरिया में बैठे रहते हैं या आईसीयू के बाहर वेटिंग एरिया में रहते हैं, उन लोगों को इस तरह का संदेश रिपीटेडली दिखाने से शायद होगा। ऐसे ही पब्लिक प्लेसेस पे होर्डिंग्स लगाना या किसी भी जैसे थिएटर के अंदर जिससे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, उसके पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए लोगों को यदि प्रेरित किया जाए तो ये कुछ तरीके हैं जो रिपीटेड हैमरिंग जिसे बोलते हैं कि हम अच्छी आदत डालने के लिए शायद बार बार किसी को समझाना पड़ता है। तो ये रिपीटेड हैमरिंग हर जगह पर यदि होगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, जैसे स्मोकिंग नहीं करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, लो फैट डाइट लेना है, तो ये सब चीज़ें जो यदि रिपीटेडली यदि किसी को बताई जाए तो शायद उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल डॉक्टर विनोद सोमानी आपसे मेरा रहेगा। कैसे अंतर किया जाए दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द और गैस्ट्रिक परेशानी के कारण होने वाले दर्द में? ये दोनों बीमारी बहुत अलग अलग है। 25% लोगों में इसको डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो पेशेंट की हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिल के दौरे के कारण जो कॉमन होती है साइड, वो होती है लेफ़्ट साइड चेस्ट में पेन होना या बीच में स्टर्नम के यहाँ पे पेन होना, लेफ़्ट शोल्डर में और लेफ़्ट आर्म में पेन जाना, साथ में घबराहट, पसीना, अनईजीनेस होना। गैस की तकलीफ़ अगर खाली पेट के कारण वो तकलीफ़ है तो खाली पेट ज़्यादा होती है, कई बार ज़्यादा खाने के बाद ये सब तकलीफ़ होती है। पर जब तक हम मरीज़ से मिल ना लें और उसकी हिस्ट्री ढंग से समझे नहीं और फिर एग्जामिन करने के बाद हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये हार्ट से संबंधित है या पेट से संबंधित है। डॉक्टर नितिन मोदी, अब मेरा सवाल आपसे रहेगा, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या होते हैं और क्या कोई नियमित ऐसा परीक्षण है जो अवरुद्ध धमनी के निदान के लिए किया जा सकता है? हार्ट ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया अवरुद्ध धमनी, हृदय की धमनियाँ जो हार्ट की मांसपेशियों को खून पहुँचाती है उसमें अवरुद्ध यानी कुछ ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जिससे खून का दौरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगर आदमी रेस्टिंग अवस्था में है तो उसे उतना जो खून की सप्लाई होती है वो सफिशिएंट होती है। लेकिन अगर ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा है तो जब वो एक्सर्शन करता है, मेहनत करता है, तो जितनी ज़रूरत होती है ब्लड की उतना ब्लड उस हिस्से में नहीं पहुंच पाता। इस कारण ही सारे लक्षण होते हैं। यदि आपको रोज़ाना चलने की आदत है, आप रोज़ाना 100 मीटर चलते हैं, 1 किलोमीटर चलते हैं, फिर एक दिन आपने देखा कि आधा किलोमीटर चलने में आपको थकान होने लगी है, घबराहट हो रही है, सांस फूलने लग जा रहा है या पसीना आ रहा है, ऐसा कोई भी लक्षण जो एक्सर्शन के साथ होता है जिसमें सांस फूलना, घबराहट होना, पसीना आना, थकान होना, यह सब हृदय की धमनी के अवरुद्ध के ही लक्षण हैं। सामान्य टेस्ट जो आपने कहा है, सबसे ईजी और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है ट्रेडमिल टेस्ट।
हम मरीज को एक ट्रेडमिल पर चलाते हैं, काफ़ी तेज़ अवस्था में, उसके धीरे धीरे उसकी स्टेप्स होती है। अगर चलने के साथ उसको ये लक्षण पैदा होते हैं जो भी मैंने आपको बताया, और साथ में हम लगातार ECG मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो ECG मॉनिटरिंग के साथ हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि यह जो लक्षण उसको है, अगर फिर से उस ट्रेडमिल के दौरान होते हैं और ECG में चेंजेस आते हैं, तो लगभग ये कन्फर्म कर देता है कि उसको हृदय की गति में या धमनियों में अवरुद्ध है। ठीक है डॉक्टर सिद्धांत जैन, अब आपसे सर मेरा सवाल रहेगा, आपसे समझना चाहेंगे कि किसी को पेस मेकर की आवश्यकता कब होती है और पेस मेकर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? पेस मेकर जो होता है एक मशीन होती है जो हमारी जो छाती होती है, चेस्ट होता है, उस वॉल के अंदर में लगाते हैं। उसके कुछ तार होते हैं जो दिल में जोड़े जाते हैं। 3 या 4 प्रकार के पेस मेकर हम कह सकते हैं। पेस मेकर की आवश्यकता सामान्यतः पड़ती है जब एज के साथ में पेशेंट की दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, जिसे हार्ट ब्लॉक कहा जाता है। तो हम उसकी धड़कन को बढ़ाने के लिए पेस मेकर लगाए जाते हैं। वह सिंगल लीड पेस मेकर या डबल लीड पेस मेकर हो सकते हैं, जिसको सिंगल चेंबर डबल चेंबर पेस मेकर कहते हैं। कभी कभी एक ट्रिपल चेंबर पेस मेकर होता है जो दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए नहीं, पर दिल की पंपिंग बढ़ाने के लिए, जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें दिल की पंपिंग बढ़ाने के लिए ट्रिपल चेंबर पेस मेकर भी यूज होता है। और एक पेस मेकर होता है जिसको ICD कहा जाता है। वह होता है जो जिनका दिल कमज़ोर है, जो पुराने हार्ट अटैक के मरीज है, उनमें सडन यदि दिल की गति रुक जाए, हार्ट अरेस्ट हो जाए, तो शॉक दे के इंटरनली हार्ट चालू करने के लिए जो ICD लगाते हैं, वो एक अलग तरह का पेस मेकर होता है। तो मेनली जो पेस मेकर होते हैं वो अलग अलग कारणों से लगाए जाते हैं, और उसको लगाने की प्रक्रिया एक छोटी सर्जरी के थ्रू होती है, जो चेस्ट वॉल में हम लोकल एनेस्थीसिया दे के चेस्ट में लगाते हैं हॉस्पिटल में, और दूसरे दिन या तीसरे दिन पेशेंट घर जा सकता है। और बहुत कॉमनली ये बीमारी ओल्ड एज के पेशेंट्स में और हार्ट पेशेंट में पाई जाती है, और बहुत सक्सेसफुल प्रक्रिया है। ठीक है डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, एक बार फिर से मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि एक मरीज ये कैसे जान सकता है उसका हृदय स्वस्थ है या फिर नहीं? सबसे पहले तो हमें अपने सिम्टम्स के बारे में सावधान रहना चाहिए। जैसा अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर सोमानी ने बताया, जो अंजाइना या हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस होना आवश्यक है। तो थोड़ा सा भी यदि हमें लगता है कि भाई अनयूजुअल सिम्टम है, तो अपने फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा आजकल सभी जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं या अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हार्ट चेकअप के पैकेजेस बने हुए हैं। तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जांच है, ट्रेडमिल टेस्ट है, इको है, ECG है, चेस्ट एक्सरे है, ये सब चीज़ें अक्सर सम्मिलित रहती हैं। तो मेरी राय ये है कि मिडिल एज होने पर 40-45 ईयर्स की एज होने के बाद में सभी लोगों को एक बार ये एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर विनोद सोमानी, एक सवाल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा भी पूछा जाता है वो सर मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या एक संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। और करीब करीब 15 से 20% आप मान के चलिए कि ऐसे लोग होते हैं जो स्वस्थ हैं और उन्हें सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। आपने देखा होगा पेपर में कई सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी आता है कि 40 की उम्र में, 45 की उम्र में सडन कार्डियक डेथ से मर गए। हेल्दी लाइफ स्टाइल है, सब कुछ अच्छा है, रेगुलर जिम जाते हैं, खाना पान अच्छा है, उसके बाद भी होता है। ये बहुत सारी ऐसी अननोन चीज़ें हैं जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। 80% लोगों में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होता है, पर 15 से 20% हेल्दी लोग होते हैं जिनमें कोई रिस्क फैक्टर न होते हुए भी उन्हें सडन कार्डियक डेथ उनकी हो सकती है। डॉक्टर नितिन मोदी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति को अगर दिल का दौरा पड़ रहा होता है तो क्या शरीर इससे पहले कोई संकेत देता है? दिल का दौरा होने के पहले ऑलमोस्ट ऑलवेज करीब 24 से 48 घंटे पहले या कुछ हफ्ते पहले से कुछ वार्निंग सिग्नल्स शुरू हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो आप देखिएगा उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, उसे अनएक्सपेक्टेड सी थकान हो जाए, अनइजीनेस रहती है कि साहब मैं बहुत थकान लग रही थी 3-4 दिन से, या मुझे कुछ दिनों से एकदम से थोड़ा चलने में सांस फूल रही है, या बेचैनी बनी रहती है। और जब भी यह हार्ट अटैक होता है उसका पहले का प्रॉपर हिस्ट्री देखेंगे तो 1 या 2 दिन पहले वो बताएगा कि मैं जब कल चल रहा था तो मुझे अचानक डकार काफ़ी ज़्यादा हुई, या मुझे सीने में भारीपन रहा, या अनएक्सपेक्टेड स्वेटिंग है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिम्टम, नया लक्षण जिसमें खास करके पसीना आना, घबराहट होना, कोल्ड स्वेट जिसे कहते हैं एकदम ठंडा पसीना आ जाना, या चलने में थकान पैदा हो जाना, या रेस्टलेसनेस अगर आपको होता है, तो इसमें से कोई भी सिग्नल या वार्निंग सिग्नल आपको हार्ट अटैक की तरफ जा सकता है। सामान्य व्यक्ति इन सभी सिग्नल्स को अवॉइड कर देता है। वो कुछ अपने लक्षण कहता है, कल मुझे सोचता है खाने में ज़्यादा उससे एसिडिटी है, या कल मैंने वर्क ज़्यादा कर लिया उससे एसिडिटी है, या मुझे कुछ वायरल है। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करने के कारण ही वो एक बार सडनली इमरजेंसी में आता है। हर हार्ट अटैक के पहले एक वार्निंग सिग्नल जरूर होता है
पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर। ठीक है डॉक्टर सिद्धांत, आपसे समझना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के तुरंत बाद कैसे उसका उपचार किया जा सकता है? देखिए, दिल का दौरा किसी को पड़ा है तो पेशेंट को डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है दिल का दौरा पड़ा है तो पेशेंट को काफ़ी गंभीर लक्षण आए हैं, सीने में तेज दर्द, पसीना है, चक्कर आ रहा है, या पेशेंट बेहोश हो रहा है या बहुत ज़्यादा घबरा रहा है और आपको लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक है, तो नॉर्मल पर्सन के लिए, पब्लिक के लिए कुछ कर पाना इमीडिएटली बहुत कुछ घर में या ऑफिस में या कार्यक्षेत्र में संभव नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का और हार्ट अटैक आने के रिस्क था या हार्ट अटैक 100% होगा उसको होने का, तो एक डिस्प्रिन की जो गोली होती है 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली, उसको कह सकते हैं कि वो चबाए और जल्दी से जल्दी जो नियरेस्ट सबसे नज़दीकी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल है जहाँ पे कि ईसीजी की सुविधा अवेलेबल हो और प्राइमरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की सुविधा अवेलेबल हो, वहाँ जितनी जल्दी हो सके उसको पहुँचना चाहिए। क्योंकि कोई डॉक्टर भी हार्ट अटैक का जो डायग्नोसिस होता है सिर्फ लक्षण सुन के हार्ट अटैक नहीं बोल पाते। एक ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो बहुत सारे डॉक्टर्स अपने क्लिनिक पे भी रखते हैं, पर यदि हार्ट अटैक की शंका है और पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल लग रहा है तो डॉक्टर के क्लिनिक पे जाने की बजाय ऐसे किसी अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ पे आईसीयू की सुविधा अवेलेबल हो, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट को सबसे पहला इलाज आईसीयू में मिलता है। डॉक्टर उसके इलाज के लिए दवाइयाँ, खून पतले के इंजेक्शन देते हैं। और यदि आप किसी अच्छे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे बड़े हॉस्पिटल है, जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड हार्ट अटैक का बेस्ट जो 99.9% डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो होता है इमरजेंसी में उस आर्टरी को एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी द्वारा खोलना, जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। तो यदि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, आपके आसपास ऐसे अस्पताल है जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल है और आपके परिवार में, पड़ोस में, ऑफिस में किसी को हार्ट अटैक आता है, तो बेस्ट है कि आप किसी ऐसे अस्पताल में तुरंत ले जाए। ऐसे अस्पताल तुरंत जाना संभव नहीं है, डिस्टेंस है, छोटे शहर में दूर है, तो किसी ऐसे अस्पताल ले जाए जहाँ पे कार्डियक आईसीयू की सुविधा हो और तुरंत कोई क्वालिफाइड डॉक्टर देख के ईसीजी करके डायग्नोसिस करके जो सही इंजेक्शन, सही दवाइयाँ हैं वो शुरू कर पाए। डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, आपसे अब समझना चाहेंगे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना एक मरीज के लिए कितना जरूरी होता है और क्या जीवन भर हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी होती हैं? हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप या फिर ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है और अक्सर लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसके कुछ सिम्टम्स नहीं भी होते हैं। ब्लड प्रेशर 200-250 तक हो सकता है लेकिन पेशेंट को पता नहीं पड़ता है। तो उसके लिए एक तो ज़रूरी है कि हम रूटीनली अपने किसी फिजिशियन से मिलते रहें, अपना बीपी चेक करते रहें और यदि ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है तो 99% पेशेंट्स में ये एज रिलेटेड होता है और उसका कोई कारण नहीं होता। लेकिन यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो हमारी जो आँखों का पर्दा है, रेटिना है, उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है, हार्ट पे उसका बुरा असर पड़ता है, हमारी किडनीज ख़राब हो सकती हैं और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन से स्ट्रोक यानी पैरालिसिस होने का। आप समझते हैं पैरालिसिस होना मतलब पेशेंट के लिए, फैमिली के लिए इट इज़ ए बिग सोशल एंड इकोनॉमिक बर्डन। तो यदि इन चीज़ों से, इन कॉम्प्लिकेशंस से हमें बचना है तो हमें ब्लड प्रेशर की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसा भी आपके फिजिशियन दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं उसे लेने में हिचकना नहीं चाहिए। डॉक्टर विनोद सोमानी, आपसे अब मेरा सवाल है, यंग इंडियंस की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात आज के युग में आप लोगों ने देखा होगा, यंग हार्ट अटैक्स। यंग जनरेशन हमारी जो है, यानी कि 20 साल से 40 साल के बीच की एज के लोग में हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। आई थिंक हर कार्डियोलॉजिस्ट महीने में कम से कम 5, 7 या 10 मरीज इस एज ग्रुप के देखता है। सबसे कॉमनेस्ट कारण जो हम लोगों ने देखा अभी तक, जितने भी मरीज हमने देखे हैं, उसमें टोबैको कंजम्पशन इज़ द कॉमनेस्ट रीज़न। आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं, दोनों बराबर का नुकसान करती हैं। अब आप सोचिए किसी की फैमिली में अगर 20 या 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ जाए तो उस फैमिली का आगे क्या हाल होगा। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों को जो हार्ट अटैक आता है वो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने के कारण नहीं आता है, वो खून का थक्का बनने के कारण आता है। और कई बार इनकी एंजियोग्राफी जब हम जांच करते हैं तो उसमें आर्टरी क्लीन मिलती है क्योंकि थक्का निकल जाता है, पर उनकी हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो रुपए में सिर्फ 30 पैसे रह जाती है। एक 30 पैसे पंपिंग कैपेसिटी से उसको पूरी जिंदगी काटनी है। तो यंग हार्ट अटैक्स इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम और हम सबको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एंड टोबैको एंड स्मोकिंग स्ट्रिक्टली नो होना चाहिए। अब हार्ट फेलियर को लेकर मेरा सवाल डॉक्टर नितिन मोदी आपसे है, हार्ट फेलियर होता क्या है और इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? जितनी भी हृदय संबंधी बीमारी होती है,
चाहे ब्लड प्रेशर हो या हार्ट अटैक हो या वॉल्वुलर हार्ट डिसीज़ हो, इन सब का हार्ट की मांसपेशियों पर असर पड़ता है और हार्ट की मांसपेशियों का पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। नॉर्मली जब एक हार्ट अपना शरीर से एक ब्लड रहता है तो करीब 60 से 65% ब्लड पंप करता है। यह क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। आज की तारीख में हमारी सोसाइटी में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, ओल्ड एज के पेशेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे कॉमन बीमारी आज से 10 साल बाद हार्ट फेलियर, इसका अर्थात मतलब वो पेशेंट्स जिनकी पंपिंग क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इन चीज़ों को डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामान्य लक्षण ये होता है कि चलने में सांस फूलना, हाथ पैर में सूजन आ जाना या रात को सोते समय उठ के बैठ जाना सांस फूलने के कारण या खांसी आने के कारण, और इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये बहुत एडवांस हो जाता है उसके बाद जाके डायग्नोसिस होती है और इसका डायग्नोसिस बहुत इजीली इको से होता है। एक मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके लिए डाइटरी सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डॉक्टर सिद्धांत जैन, आपसे समझना चाहेंगे कि हार्ट अटैक के अलावा ऐसे कौन से हृदय रोग हैं जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं और उनका उपचार कैसे किया जा सकता है? जी हाँ, दिल की बीमारियों में जो हार्ट के ब्लॉकेज और हार्ट अटैक की हम बात करें, उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती है जिसके बहुत से मरीज सही समय पर इलाज नहीं लेते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 तरह की बीमारियां होती है। एक तो पैदाइशी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, 8/1000 कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस कहा जाता है। हर 1000 बच्चों में जन्म लेते हैं उनमें से 8 बच्चों को पैदाइशी कोई दिल की जन्मजात बीमारियां होती है। सामान्यतः दिल के अंदर कोई सुराख होना, छेद होना, या दिल के जो चेम्बर्स होते हैं वो आपस में उल्टी सीधी तरह से जुड़ जाना, ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होना, इस तरह की जन्मजात बीमारियां होती है जिनका कि इलाज आज मेडिकल साइंस में करेक्टिव इलाज बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। ओपन हार्ट ऑपरेट करके भी बच्चों के दिल की सर्जरी होती है और बिना ऑपरेट करे हम लोग इंटरवेंशन तार के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू भी दिल के छेद और दिल की जन्मजात कॉन्जेनिटल बीमारियों को ठीक करते हैं। और कॉन्जेनिटल बीमारियों में कुछ वॉल्व की बीमारियां होती है जो कॉन्जेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ भी होती है। ये जो दिल में वॉल्व होते हैं, एक दिल के अंदर 4 वॉल्व होता है हम सबके दिल में, तो हर वॉल्व के अंदर वॉल्व का स्टीनोसिस यानी सिकुड़न भी हो सकता है और वॉल्व का लीकेज यानी रिगर्जिटेशन भी हो सकता है और उसके कारण हार्ट पे दबाव आना, हार्ट फेल होना, हार्ट की साइज़ बड़ी होना, पंपिंग कम होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बिल्कुल, तो कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है, इसकी बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी। आखिरी में डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, मैं चाहूँगी कि आपकी तरफ से आज क्या संदेश, क्या सलाह हमारे दर्शकों के लिए रहेगी? मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही आपने भी मुझे प्रश्न पूछा था और वही जीवन शैली में बदलाव करना बहुत आवश्यक है यदि हम हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं। यदि किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई ओबीज़ है तो इन सब चीज़ों का कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए और इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना यदि आप रेगुलर डाइट अपने डाइटिशियन या डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब डाइट लेंगे, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखेंगे, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखेंगे और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना है, तो आपको हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन में बहुत मदद मिलेगी। मेरे दर्शकों को यही मेरा कहना है। बिल्कुल, डॉक्टर विनोद सोमानी, आपकी तरफ से क्या मैसेज आज हमारे दर्शकों के लिए? मेरे नज़र में लाइफ को अगर आप मॉडरेशन में जिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत स्ट्रिक्ट भी होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ढील देने की भी ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर इंसान की फैमिली हिस्ट्री अलग होती है, रिस्क फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, तो सबको अपने अपनी लाइफ में अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए, अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए अपनी लाइफ को जीना चाहिए। संत महात्मा बनने की भी ज़रूरत नहीं है, पर एट द सेम टाइम आप लाइफ को एक्सट्रीम पे भी मत ले जाइए कि जहाँ से वापस आना आपके लिए मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, और डॉक्टर नितिन मोदी, आपकी तरफ से क्या सलाह आप देंगे, कैसे अपने हार्ट को हमेशा हेल्दी रखा जा सकता है? समाज में या जितनी भी मृत्यु या मृत्यु दर होती है, करीब करीब 25% तक के सडन कार्डियक डेथ होती है। सडन कार्डियक डेथ अर्थात किसी व्यक्ति को अपने लक्षण से 1 घंटे के अंदर ही डेथ हो जाना। हम अगर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, सिद्धार्थ शुक्ला जी है, अभी कर्नाटक के सिंगर के, इन सभी की डेथ अपने लक्षण के 1 घंटे के अंदर हो गई। सडन कार्डियक डेथ में तुरंत जो उपचार मिलता है उसी से ही एक व्यक्ति का बचाव हो सकता है। सामान्यतः अगर 100 लोगों को सडन कार्डियक डेथ हुआ है तो 10 से कम % ही लोग सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर इन्हें टाइम पर प्रॉपर CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन अगर मिल जाता है तो करीब करीब 70% लोगों को हम बचा सकते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति बेहोश होता है, आपके जान पहचान में, पड़ोस में है, आप मॉल में है, सिनेमा हॉल में, घर में कोई व्यक्ति या ओल्ड एज पर्सन सडनली बेहोश हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो एक आम व्यक्ति को नहीं मालूम होता है उसे क्या करना है।
तो इसके लिए ट्रेनिंग होती है कि आप उसे प्रॉपर CPR दे, माउथ असिस्टेंट दे, जब तक एक मेडिकल एक्सपर्ट टीम नहीं आए। और एक सिंपल ट्रेनिंग से आप एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो सडन कार्डियक डेथ के बारे में जानिए और CPR ज़रूर सीखिए। CPR आप अपने किसी भी अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से सीख सकते हैं और आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इजीली अवेलेबल है और CPR हर व्यक्ति को आना चाहिए। बिल्कुल। और अब आखिरी में डॉक्टर सिद्धांत जैन आपसे जानना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या टिप, क्या सलाह आज हमारे दर्शकों के लिए? मैं दर्शकों को यह संदेश देना चाहूँगा कि जो भी दिल की बीमारियाँ हो रही है उनसे बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोर देन 90%, 90% से ज़्यादा दिल की बीमारियों को हम रोक सकते हैं। जैसा हम बार बार कहते हैं, अच्छी जीवन शैली अपना के। जीवन शैली में क्या, हमारी जो वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन है वो कहते हैं कुछ 4-5-6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नो योर नंबर्स। आप यदि रिस्क फैक्टर में है या आप समझते हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ होती है, तो अपना वजन, अपना वेट, अपना वेस्ट के जो सर्कमफ्रेंस है, अपना मोटापा, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर, ये आपको रेगुलर पता होने चाहिए। उसके बाद जो आपकी लाइफस्टाइल के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हम सब समझते हैं, एक होती है आपकी डाइट, आप क्या खाते पीते हैं, कोई एडिक्शन तो नहीं है। दूसरा है आपकी एक्सरसाइज और एक्टिविटी लेवल कितना है, वो आपको समझना ज़रूरी है। आपका अभी लेटेस्ट वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन ने ऐड किया है स्लीप, आपकी नींद कितनी प्रॉपर है, आपकी बॉडी को आप रेस्ट कितना दे रहे हैं, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आप कितना खुश रहते हैं, कितना सोशल लोगों से मिलते जुलते हैं, अच्छा समय व्यतीत करते हैं, ये सारे फैक्टर्स को समझ के उनको इम्प्रूव करके और मेडिकल हेल्प लेके अपना रेगुलर टेस्ट करा के हार्ट डिजीज़ को मोर देन 90% केसेस में हम रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बस हमें इसके बारे में जागरूक होने की और एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरा यकीन है कि जो जानकारी आज आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को दी गई वो उसका जरूर पालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से आप YouTube, Instagram और Twitter के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।